चौहान कौन थे, कहां से आए और किस प्रकार इसने वंश ने राजस्थान के अलावा दिल्ली तक पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन कौन से ऐसे राजा थे जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपनी रियासत, अपनी जनता को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं के साथ लड़े और अपनी अंतिम सांस तक डटे रहे। किले आज भी बोलते हैं, ढाई दिन का झोपड़ा जिसे हम कहते हैं कि किसी समय सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, आज भी खड़ी है। सिरे में प्राप्त हुआ है पटनारायण अभिलेख शिलालेख, जो पत्थर पर खुदा होता है उसे शिलालेख कहते हैं। उस शिलालेख पर लिखा है कि भाई जब परशुराम के पिता की एक राजपूत ने निंदा कर दी, यानी कि मजाक उड़ा दी, तब परशुराम ने एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। यानी कि जितने पृथ्वी पर क्षत्रिय थे 21 बार समाप्त कर दिया। यानी कि मैं इस धरती पर एक भी क्षत्रिय नहीं रहने दूंगा, एक भी राजा को नहीं रहने दूंगा। कत्ले आम कर दिया राजाओं का। जब पूरी धरती पर विनाश हो गया क्षत्रियों का, तब वशिष्ठ ने सोचा कि क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, कौन इस इतनी बड़े भूभाग को, इस भारतवर्ष को चलाएगा, क्योंकि एक लीडर की आवश्यकता हर जगह होती है। जनता भेड़ की चाल चलती है, उसे चलाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन होगा? तो महर्षि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति की, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य को हम सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर आज इतिहास की कला से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास। हम इस YouTube चैनल पर पिछले क्लासों में कला एवं संस्कृति पढ़े हैं और शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। जैसे कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो आपको टाइम से टाइम खबरें देते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार कहता हूं, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यह चैनल आपके आने वाले समय में बहुत लाभदायक जानकारियां प्राप्त करा सके। आज हम चौहानों का इतिहास शुरू करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे और ये इतिहास आपके हर वैकेंसी में काम आएगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं चौहानों का इतिहास। चौहान कौन थे, कहां से आए और किस प्रकार इसने वंश ने राजस्थान के अलावा दिल्ली तक पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन कौन से ऐसे राजा थे जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपनी रियासत, अपनी जनता को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं के साथ लड़े और अपने अंतिम सांस तक डटे रहे। ऐसे ऐसे राजा पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, बहुत सारे अजय राज। इनके किले आज भी बोलते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा जिसे हम कहते हैं कि किसी समय सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, आज भी खड़ी है। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में ऐसी ऐसी जानकारियां पढ़ेंगे कि आपको मुंह पर याद हो जाएगी। हम बात करते हैं कि चौहान वंश क्या है। इससे पहले हमें एक सिद्धांत पढ़ना होता है, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि चौहान भी राजपूत थे और राजपूत कहां से आए, कहां से उत्पन्न हुए, ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है और हमें किस प्रकार सवाल पूछा जाता है, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं चौहानों का इतिहास। उससे पहले हम कहते हैं कि राजपूत कहां से आए। एक बात बताता हूं, हमें इतिहास देखने को मिलता है राजपूतों का, तो हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हमें सारे वंश से, जितने भी गुहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश हो या चौहान वंश हो, इसके अलावा और भी परमार, प्रतिहार, चालुक्य, उनके बारे में हमें जानकारी 6वीं से 12वीं शताब्दी के टाइम मिलती है। ये बात तो आपने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ी होगी। तो हम बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी से, हिंदी में लिखता हूं मैं, 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हमें राजपूतों का उदय देखने को मिलता है। उदय देखने को मिलता है। ओके, यानी कि हमें जो राजपूत वंश पढ़ने को मिल रहे हैं वो राजपूत वंश 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में उदय हुए हमारे सामने देखने को मिलते हैं। यानी वहां से उनकी शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं कि चौहानों का वंश क्या है, चौहान कहां से आए। चौहान राजपूत थे और उनकी उत्पत्ति भी 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुई थी। हम एक बात करते हैं कि एक लेखक था चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। इसके अनुसार उसके पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि जो राजपूत हैं, जिसमें चौहान, प्रतिहार, चालुक्य और परमार, इन 4 वंशों को गुरु वशिष्ठ ने आबू पर, यानी आबू पर्वत जो हमें देखने को मिलता है, गुरु शिखर आबू पर्वत पर यज्ञ करके उनको उत्पन्न किया है।
यह अग्निकुंड का सिद्धांत होता है जो RS-प्री से लगाकर कहीं से कोई भी परीक्षा हो वहां तक पूछा जा सकता है। तो जो अग्निकुंड का सिद्धांत है वो हमें कहां से देखने को मिलता है, पहला सवाल यही बनता है। तो चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, उसकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में हमें यह चीज देखने को मिलती है, अग्निकुंड का सिद्धांत देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, तो एक सिरोही में प्राप्त हुआ है पट नारायण अभिलेख शिलालेख, जो पत्थर पर खुदा होता है उसे शिलालेख कहते हैं। उस शिलालेख पर लिखा है कि भाई जब परशुराम के पिता की एक राजपूत ने निंदा कर दी, यानी कि मजाक उड़ा दी, तब परशुराम ने एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। यानी कि जितने पृथ्वी पर क्षत्रिय थे 21 बार समाप्त कर दिया। यानी कि मैं इस धरती पर एक भी क्षत्रिय नहीं रहने दूंगा, एक भी राजा को नहीं रहने दूंगा। कत्ले आम कर दिया राजाओं का। जब पूरी धरती पर विनाश हो गया क्षत्रियों का, तब वशिष्ठ ने सोचा कि क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, कौन इस इतनी बड़े भूभाग को, इस भारतवर्ष को चलाएगा, क्योंकि एक लीडर की आवश्यकता हर जगह होती है। जनता भेड़ की चाल चलती है, उसे चलाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन होगा, तो महर्षि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति की, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य को हम सोलंकी भी कहते हैं, सोलंकी जो कहते हैं वो चालुक्य ही होते हैं। तो ये 4 वंश की उत्पत्ति की। अब ये बात हमें साइंटिफिक रूप से सही नहीं लगती कि भाई कोई बंदा अग्नि से, यज्ञ से, हवन कुंड से इंसानों को कैसे पैदा कर सकता है, कैसे किसी वंश की उत्पत्ति कर सकता है। ऐसे तो फिर साइंस फेल हो जाती है यहां पर है। फिर तो DNA, जीन, फर्टिलाइजेशन, IVF जैसी तकनीकें यहाँ पर फैली हो जाती है। फिर क्या बात है, एक पंडित जी को बुलाओ, यज्ञ करवाओ और बच्चा उत्पन्न करो। ऐसा नहीं है। जिस समय यहाँ पर राजाओं की जरूरत थी, बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, हमारे यहाँ के ब्राह्मण स्त्रियों बच्चों को मारा काटा जा रहा था, उस समय देखा गया कि इस समाज में अब किसी की जरूरत है। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में 4 ऐसे बंदों को तैयार किया कि भाई तुम हो जो इस धरती की रक्षा करोगे, यानी तुम ही वो क्षत्रिय हो जो इस धरती की रक्षा करोगे। इस बात से तो हम सहमत हो सकते हैं कि यज्ञ के पास बैठाकर शपथ दिलाई जा सकती है कि मैं अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं इस धरती की रक्षा करूंगा। यहां पर तो आप मान ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो भाई ये इतिहास है, यहाँ पर अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग कथन होते हैं और इसकी पूरी जानकारी हमें कहीं से मिल भी नहीं सकती। जो शिलालेखों में हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, हमें उन्हें मानना होगा। तो यदि पूछा जाए ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहां से प्राप्त होता है, 2 सवाल है। एक तो चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो से और दूसरा पटनारायण अभिलेख सिरोही से प्राप्त हुआ है, वहां से। इस प्रकार हमें इतिहास के इस अग्निकुंड के बारे में 2 चीजें मिलती है। फिर एक इतिहासकार हुए हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, बड़े ही शानदार इतिहासकार हुए। यदि हम बात करें कि कर्नल टॉड के बाद किसी ने राजस्थान के इतिहास को सही किया, यानी कि जो कर्नल टॉड गलतियां करके गया था उसको यदि किसी ने सुधारा है, तो वो हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम ये चीज पढ़ते हैं कि कर्नल टॉड कहता है कि विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, उस समय ये GH ओझा जी उसका विरोध करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम देखते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत बोर्ड से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम बात करते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड क्या होता है, जो अग्नि की कुंड होती है, यानी हवन कुंड, जिसे हम हवन कुंड कहते हैं, हवन वेदिका कहते हैं, वो वाली। ओके, तो अग्निकुंड से कहा जाता है कि 4 राजपूत राजाओं को पैदा किया, यानी उत्पन्न किया गया। उसमें क्या क्या था, तो परमार था, एक परमार वंश था, एक दूसरा हो जाता है प्रतिहार वंश, तीसरा हो जाता है चालुक्य वंश,
जिसे हम कहते हैं सोलंकी भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा हो जाएगा चौहान। ये कौन कहता है? ये कहता है चंद बरदाई। चंद बरदाई बाद में हम जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ेंगे कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। पुस्तक पृथ्वीराज रासों में मिलता है। पृथ्वीराज रासों में मिलता है। ये चीज हमें अग्निकुंड का सिद्धांत यहां से लिखित रूप में प्राप्त हुआ। एक जगह से और प्राप्त हुआ है, वो हो जाएगा पट्ट नारायण अभिलेख सिरोही से प्राप्त पट्ट नारायण अभिलेख। ये दो चीजें ये कहती हैं कि यह अग्निकुंड से प्राप्त हुआ है। अब इसके सहमत में कौन है, इसका साथ कौन देते हैं? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि वास्तव में ऐसी चीज हुई है? भाई कोई चीज बुरी होती है तो उसके कुछ अच्छे पहलू भी होती हैं। जैसे कि सिक्का होता है, सिक्का के एक हेड होता है, एक टेल होता है। सोले वाला सिक्का अलग था, अपवाद था, उसमें दोनों तरफ टेल थे। बाकी यहां पर एक ही बात है कि हाँ, यहाँ पर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक तरफ अच्छा होता है और दूसरी तरफ बुरा होता है। अब अच्छे वाले कहने वाले भी बहुत होते हैं और बुरा कहने वाले भी बहुत होते हैं। अब इसका सहयोग कौन करेंगे या कौन मानते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत सही था? तो इसके हम दो चीज मानते हैं। एक तो थे मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी बड़े ही लाजवाब इतिहासकार हुए, राइटर हुए हैं हमारे राजस्थान के, जिन्होंने लिखी नैनसिरी ख्यात एक साहित्यिक रूप होता है, राजस्थानी भाषा में लिखा जाता है, जिसे ख्यात कहते हैं। हम जब कला एवं संस्कृति में साहित्य पढ़ेंगे उस समय मूणोत नैन्सी की बात होगी। दूसरा होता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण नहीं होता, मिश्रण होता है। और सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि वास्तव में अग्निकुंड सिद्धांत सही है। इन दो बंदों के बारे में याद रखना है। कहीं भी पूछ लिया जाता है कि अग्निकुंड सिद्धांत का सहयोग कौन करते हैं, अग्निकुंड सिद्धांत का सहयोग कौन करते हैं, समर्थन कौन करते हैं, तो समर्थन करते हैं मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। ओके, तो ये लिख देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, मूणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण अग्निकुंड सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। बस, विरोध कोई नहीं पूछेगा, समर्थन पूछेगा। तो समर्थन करते हैं मूणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण, अग्निकुंड सिद्धांत का करते हैं। ठीक है। मूणोत नैन्सी की एक साहित्यिक रचना है नैनसिरी ख्यात। और सूर्यमल मिश्रण की भी बहुत सारी रचना है। एक की बात हम करें तो वंश भास्कर। ओके, ये थोड़ी बाकी साहित्यिक रूप में हम पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी, यानी दूसरा सिद्धांत, कि चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से कौन बताता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो विदेशियों से बता रहा है कि चौहान तो विदेशी थे, दूसरी विदेशी प्रजाति के लोग थे और यहां पर आकर शासन किया, या फिर राजपूत तो विदेशी थे? ऐसा कौन बताता है?
ऐसा बताता है जो विदेशी स्वयं विदेशी होगा हमेशा अपने वालों की पक्ष ज्यादा खींची जाती है। कहीं पर देख लो, यदि किसी एक विशेष समुदाय का व्यक्ति नेता या कुछ लीडर बन जाता है या कुछ अच्छे पदाधिकारी बन जाता है, अच्छे पद पर पहुंच जाता है, तो अपने समुदाय के वालों की ज्यादा खींचेगा, सीधी बात है। तो यहां पर भी कर्नल टॉड कहता है, कर्नल साहब कहते हैं कि मैं ही विदेशी नहीं हूं जो तुम हमको बाहर निकाल रहे हो, मैं ही विदेशी नहीं हूं जो तुम हमें बाहर निकाल रहे हो, विदेशी तो तुम्हारे ये भी हैं राजपूत राजा। मतलब कि किसी भी नकारात्मक चीज को सकारात्मक कर दिया। कर्नल टॉड कहता है कि मैं विदेशी नहीं हूं, मैं तो विदेशी हुई हूं, तुम्हारे ये भी विदेशी हैं राजपूत राजा। तो इतिहास लिखने कलम उसके हाथ में, जब कहते हैं कि कलम की ताकत बहुत तगड़ी होती है, जो लिख कर चला जाए अमर हो जाता है। ठीक है, तो विदेशी बताकर चला गया कर्नल टॉड। तो अब हमें पढ़ना है कि कौन कहता है कि विदेशी है और कौन इसका विरोध करता है कि विदेशी नहीं है। ठीक है, यदि आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो यह क्लास खत्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी जब तक आप मना नहीं करेंगे। इसके बाद भी और बहुत सारे विषय होते हैं। इतिहास इतना लंबा है कि अगर शॉर्ट पढ़े ना, शॉर्ट, तो भी 2 साल लग जाए। ये तो हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं हम। एक तराजू में भारत का इतिहास रख दिया जाए और एक तराजू में विश्व के इतिहास रख दिया जाए तो विश्व के इतिहास से ज्यादा भारत का इतिहास भारी होगा। और दूसरे तराजू में भारत का इतिहास रख दिया जाए और एक पलड़े में राजस्थान का इतिहास रख दिया जाए तो राजस्थान का इतिहास भारत के इतिहास से भी भारी होगा। सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ के इतिहास में 500 से ज्यादा राजा हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। विदेशियों से उत्पत्ति, सिद्धांत है कि विदेशियों से उत्पत्ति। कि विदेशियों से उत्पत्ति कौन बताता है। तो एक मैंने अभी नाम लिया, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। यदि हम बात करें इसकी पुस्तक की तो हो जाएगी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड लिखता है कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसकी और पुस्तक है, उसके बारे में हमें जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, यही ठीक है। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा व्यक्ति होगा आपके विलियम क्रूक। विलियम क्रूक क्यों होगा दूसरा व्यक्ति? क्योंकि जो विलियम क्रूक हैं वो इस भाई साहब की किताबें प्रकाशित करते थे, पब्लिश करते थे, छापते थे। विलियम क्रूक चेला था कर्नल जेम्स टॉड भाई साहब का। विलियम क्रूक चेला था। तो विलियम क्रूक, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विलियम क्रूक। और तीसरा व्यक्ति होगा स्मिथ। स्मिथ नाम याद रख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं। तीसरा हो जाएगा स्मिथ। ओके, तो ये 3 व्यक्ति कहते हैं कि विदेशियों से उत्पत्ति हुई है चौहान राजाओं की या राजपूत राजाओं की। तो हमारे भारत वालों ने कहा कि भाई किधर, कैसे, कारण बता इसका, ऐसे कैसे मान ले कि तू कहकर चला जाए कि हम विदेशी हैं। तो भाई साहब कर्नल टॉड ने जो कारण दिए उस पर आपको हंसी आएगी। हंसी कैसे आएगी, अभी वहां बात करते हैं हम। कर्नल टॉड कहता है कि राजपूत शक एवं सीतियन थे। शक एक प्रजाति हुई, बाहरी आक्रामक जाति हुई, जो बाहर से आती है, मध्य एशिया की तरफ से आती है और भारत पर आक्रमण करती है और एक समय भारत पर राज भी करती है और हिंदुओं के साथ शादी संबंध, विवाह संबंध करके
हिंदुओं के साथ घुल मिल जाती है। ओके, तो इस आधार पर वो कहता है कि राजपूत कहीं ना कहीं शक एवं सीथियन जाति से बिलोंग करते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को शक एवं सीथियन बताते हैं, सीथियन बताते हैं। अब कारण पूछा तो कर्नल साहब ने कारण दिया कि भाई अग्निकुंड, अग्नि को पवित्र मानना, को पवित्र मानना। दूसरा, हथियारों की पूजा, हथियारों की पूजा करना। ओके, अग्नि को पवित्र मानना, हथियारों की पूजा करना, इस प्रकार से। अब क्या राजपूतों के बाद ही हमने हवन करना शुरू किया? पहला सवाल। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा में हमें हवन की वेदिकाएं मिली, तो क्या कालीबंगा राजपूतों के बाद में हुई? नहीं, सीधी बात है। क्या हम रामायण में, महाभारत में हथियारों की पूजा नहीं देखते हैं? कहीं पढ़ते नहीं है वेद पुराणों में हथियारों को महत्व नहीं दिया जाता? बिल्कुल, देश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, चाहे भली घर क्यों ना हो, हमारे घर में भी एक दो हथियार, डंडा वंडा तो मिल ही जाता है। कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं तो चाकू तो मिल ही जाता है सब्जी काटने का। तो क्या हम विदेशी हुए? मेरे घर में चाकू निकला तो मैं विदेशी हो गया? कर्नल जेम्स टॉड तो ये कहना चाहता है कि तुम तो हथियारों की पूजा करते हो, हथियार रखते हो, तुम विदेशी हो। ऐसा थोड़ी हो सकता। तो ये किसने कहा कि भाई हम विदेशी नहीं हैं, हमारे राजपूत राजा यही के थे? ऐसा कहा है G.H. ओझा, जिसकी बात मैं अभी शुरुआत में कर रहा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि टॉड साहब आपने गलती कर दी है, हवन तो हमारे यहाँ पर पुराने जमाने से हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ किया था भगवान श्री राम ने, अश्वमेध यज्ञ किया था भगवान श्री राम ने, अश्वमेध यज्ञ किया था पांडवों ने, और भी बहुत सारे यज्ञ हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हथियार हमारा राजपूत राजा, क्या हमारे से पहले आर्य व्रत, जब आर्यों का शासन था उस समय से रखा जा रहा है। हथियार तो रखते हैं हम, उनकी पूजा भी करते हैं, इसलिए तो दशहरा मनाया जाता है और दशहरे के उपलक्ष्य में हम हथियारों की पूजा करते हैं। तो ये गलत है कि हम इनको विदेशी मान लें इन दो तीन कारणों की वजह से। नहीं, तो ये कौन कहता है? तो इस कथन का विरोध करता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इस कथन का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं G.H. ओझा सर। बहुत जबरदस्त, लाजवाब, नायाब इतिहासकार हुए हैं G.H. ओझा। ठीक है, इस कथन का विरोध करते हैं G.H. ओझा। ओके, आगे हम बात करने से पहले एक बात कह देता हूं, यदि आपने ये वीडियो इतनी देर तक देखा है, यदि आपको वास्तव में मजा आया है कि हाँ भी बंदा आपके लिए कर रहा है कुछ तैयारी, कुछ आपके लिए एफर्ट मार रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, एक बात और हो जाती है कि एक सिद्धांत हमें और देखने को मिलता है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, एक सिद्धांत कहता है कि कौन सूर्यवंशी है और कौन चंद्रवंशी है। क्योंकि हमारे राजा जितने भी थे वो कहीं न कहीं अभिलेखों में, पुस्तकों में अपने आप को या तो सूर्यवंशी बताते हैं
या चंद्रवंशी बताते हैं, या फिर कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। होगा? तो आप इस चीज को लिख लीजिए। सूर्यवंशी की थ्योरी किसने दी? सूर्यवंशी की थ्योरी किसने दी? ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें हमें अभिलेखों से, पुरानी पुस्तकों से प्राप्त हुई हैं, और हम धीरे धीरे उन्हीं का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो गारंटी है एक बार इतिहास कंप्लीट कर देंगे यूट्यूब पर, और मैं आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा, और ये वादा करता हूं कि इस क्लास से यदि एक भी सवाल पास बार हो जाए तो गारंटी है। और एक बात और कहता हूं, यदि आप मेंस भी लिखना चाहे तो इसके दम पर लिख सकते हैं, गारंटी। कहते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र सिर्फ और सिर्फ गणना करने की चीज होती है, उम्र पर मत जाइए जनाब, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भी पहाड़ तोड़ सकता है और छोटा बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता। अब तो एआई का जमाना है, एआई में क्या क्या नहीं होता। ओके, तो हम बात करते हैं कि सूर्यवंशी की थ्योरी क्या कहती है। सूर्यवंशी यानी सूरज के वंशी। अब सूर्यवंशी कौन थे? भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, और चौहान वंश का एक शासक हुआ था विग्रराज चतुर्थ। कौन हुआ था? विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ को हम विशल देव भी कहते हैं। विशल देव जिसने विशलपुर शहर बसाया, विशल देव जिसने विशल सागर झील बनवाई, विशल देव जिसने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनाई, वही विशल देव जिसने दिल्ली को जीतकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, और पूरे उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर विंध्याचल तक टैक्स वसूलता था, वो था विशल देव विग्रराज चतुर्थ। तो उस विशल देव के अभिलेख में मिलता है हमें कि विशल देव अपने आप को सूर्यवंशी बताता है। ओके, अब किस प्रकार सूर्यवंशी बताता है, तो मैं बात करता हूं कि विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ के अभिलेख में, अभी अभिलेख कौन सा है, तो मैं यह लिख देता हूं अभिलेख के आगे हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हांसी अभिलेख। हांसी क्या है? हांसी जगह का नाम है जो वर्तमान हरियाणा में है। ओके, तो वर्तमान हरियाणा में जो हांसी है, वहां से हमें एक विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में कहा गया है कि मैं, यानी विग्रहराज चतुर्थ, वो कहता है कि मैं भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज हूं। तो विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में, हांसी अभिलेख में, चौहानों को राम के पुत्र कुश, लव और कुश दो पुत्र हुए थे राम के, तो कुश का वंशज बताते हैं चौहानों को राम के पुत्र कुश का वंशज बताया जाता है। का वंशज बताया गया है, बताया गया। अब कौन व्यक्ति है जो इसका समर्थन करेंगे? व्यक्ति है जीएच ओझा। बार बार उसी का नाम आ रहा है क्योंकि वो दमदार व्यक्ति था इतिहास में, जीएच ओझा। इन्होंने क्या किया? विदेशियों वाली टिप्पणी पर तो विरोध किया और सूर्यवंशी वाली टिप्पणी पर सहयोग किया। ये दो बात में कंफ्यूजन हो सकता है। कभी भी आप परीक्षा में जाकर बैठेंगे कि विदेशियों के मत को विरोध किसने किया? जीएच ओझा सर। और यह पूछा जा सकता है कि सूर्यवंशी का समर्थन किसने किया? तो जीएच ओझा सर। एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी थे, विदेशी नहीं थे, क्योंकि सूर्यवंशी भी हवन करते थे, सूर्यवंशी भी तलवार रखते थे, तीर और बाण रखते थे। सही है? तो जीएच ओझा। और कौन? जयानक, जिसने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक लिखी, वो भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। और जयानक भट्ट लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान सूर्यवंशी था।
ओके। इसके अलावा एक बात हम और कहते हैं कि एक राइटर हुए जैन राइटर नयन चंद्र सूरी, वो नयन चंद्र सूरी भी कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी थे। ओके, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था और उसी के आधार पर हमें देखने को मिलता है। तो ये दो चार चीजें हम देखते हैं। तो जी.एच. ओझा सर कहते हैं। इसके अलावा जयनक, जयनक कहां पर कहता है अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय, जो एकदम सत्य और वास्तविक चीजें दिलाती है हमें इतिहास में। चंद बरदाई की पृथ्वीराज आशोत को भी असत्य माना है, लेकिन इसे असत्य क्यों नहीं माना केश ने, वो तात्कालिक कारण बताता है और तात्कालिक चीजें बता रहा है। तो पृथ्वीराज विजय, आगे हम और वापस पढ़ेंगे, तो पृथ्वीराज तृतीय पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी कौन सी पुस्तक में बता रहे हैं, तो हमीर महाकाव्य, हटीला हमीर महाकाव्य। हमीर क्या लाजवाब, क्या बेमिसाल शासक हुआ उस समय का कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को थर थर कंपा दिया एकदम। अलाउद्दीन कहता है कि त्राहिमाम क्या हो गया ये। जलालुद्दीन खिलजी आता है और कहता है कि रणथंभौर को तो मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता, क्योंकि अंगूर खट्टे थे। लोमड़ी आई थी लेकिन अंगूर नहीं मिला, तो उसने कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं। इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे ये रणथंभौर कुछ नहीं चाहिए, क्यों तू हार के जा रहा है, अब लेगा कैसे। ये तो वो हमीर हारता नहीं यदि उसके विश्वासघाती सेनापति नहीं होते, रणमल और रतिपाल। और मुझे अलाउद्दीन खिलजी की एक ही बात अच्छी लगती है कि जैसे ही विजय हुई, रणमल और रतिपाल को मरवा दिया। ऐसे देशद्रोहियों को मात्र और मिट्टी के द्रोहियों को तो मार देना चाहिए। हमीर को पता चला होता तो पहले मार दिया होता, तो आज इतिहास कुछ और होता। ओके, तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी लिखते हैं। जैनक पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। और जी.एच. ओझा सर इस चीज का समर्थन करते हैं, इस चीज का सूर्यवंशी होने का प्रमाण देते हैं। वास्तविक लिखित प्रमाण किसने दिया, तो विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में कि वो अपने आप को सूर्यवंशी बता रहा है। इसके अलावा हमें बहुत सारी थ्योरियां पढ़नी है अभी, बहुत सारी, जैसे चंद्रवंशी है, मालवों से संबंध है, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन एक चीज हम और थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। जैसे हर किसी के नाम का कोई मतलब होता है, हमारे हिंदुओं में नाम रखने का एक अलग अलग तरीका, एक अलग महत्व है। जैसे किसी का नाम राम है, तो किसके आधार पर राम रखा है उसका नाम, भगवान श्री राम के नाम पर। किसी का नाम कृष्ण है, वासुदेव है, क्या है, अलग अलग नाम है, लेकिन उस नाम का मतलब निकलता है। जैसे मेरा नाम श्रीकांत है, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है और कांत का मतलब स्वामी होता है, यानी जो लक्ष्मी का स्वामी है। अब लक्ष्मी का स्वामी कौन है, तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है श्रीकांत, लक्ष्मीकांत, रमाकांत, उमाकांत। इस प्रकार से बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं विष्णु के। इसका मतलब मेरे नाम का कोई मतलब निकल रहा है, शायद आपके नाम का भी कोई मतलब निकल रहा होगा, लेकिन चौहानों के नाम का क्या मतलब निकल रहा है, ये कभी सोचा आपने? सोचने वाली बात है और पूछा भी जाता है। चौहानों का वास्तविक नाम हम देखें तो चहामान था, चहामान, चहामान। अब ये चहामान का चौहान कैसे हुआ, तो अपभ्रंश हुआ। हमारी वास्तविक भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से टूटती 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 हिंदी हुई, और हिंदी के बाद हमारे यहाँ पर राजस्थानी हुई। सही है, तो ऐसे करते करते अपभ्रंश हो जाता है। अब चहामान का मतलब क्या है, तो चहामान चार शब्दों से मिलकर बना है। चा का मतलब होता है चाप, दूसरा नाम हो जाता है ह से हरि, मां से मान, और न से
नीति। न से क्या हो जाता है? नीति। न से नीति। चाप का मतलब होता है धनुष, धनुर्धर। वैसा धनुर्धर शासक कौन था जिसने शब्द भेषी बाण चलाकर अलाउद्दीन की हत्या की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसने 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है ना चुके चौहान। चंद्रप्रदाई के शब्दों के आधार पर लक्ष्य का साधा और अपने दुश्मन को मारा। आंखें नहीं थी पृथ्वीराज चौहान के, आंख से अंधा कर दिया था, फिर बाद में भी उसने शब्द भेदी बाण चलाया। इसका मतलब चौहान राजाओं में धनुर्धर थे जो धनुष विद्या में पारंगत हो। चाप का मतलब होता है धनुष विद्या में पारंगत। धनुष विद्या में पारंगत। हरि, हरि क्या है? हरि सिंपल सा नाम है। हरि विष्णु को कहते हैं। विष्णु यानी भगवान ईश्वर। ईश्वर में जो विश्वास रखे वो हरि, यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। मान, मान क्या होगा? ब्राह्मणों, स्त्रियों और कमजोरों का मान रखने वाला। ओके। और नीति, जो नीति से शासन करे, नीति से शासन करने वाला। इस प्रकार इन 4 गुणों वाला चाहमान कहलाता है। चा यानी चापयान, और चाप का मतलब होता है धनुर्धर। ह यानी हरि, और हरि में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। मां यानी मान, ब्राह्मणों, चारणों, स्त्रियों और शरणागत यानी शरण में आए हुए व्यक्ति। यदि शरण में दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी मान दिया जाता, सम्मान दिया जाता। हम जानते हैं कि हमीर का पूरा शासन शरणागत की रक्षा में चला गया। मोहम्मद शाह और के हबरू जो अलाउद्दीन के 2 विरोधी, 2 विश्वासघाती सैनिक थे, जब वो भागकर आते हैं हमीर के पास तो हमीर उनको शरणागत का वचन देता है कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति की सहायता करूंगा। और इसी के साथ मोहम्मद शाह, जिसे मीर मोहम्मद शाह भी कहते हैं, और के हबरू जो इसका भाई था, इन दोनों भाइयों को जगाना की जागीर भी दी थी। ओके। तो शरणागत की रक्षा की हमीर ने, चौहान का धर्म निभाया। और ना यानी नीति, या नीति से शासन करने वाला। हमीर का जो पिता था जक्र सिंह, जिसके नाम से हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। तो जक्र सिंह को न्याय प्रिय था, न्याय करने का शौक था उसे, यानी कि न्याय प्रिय था। इस प्रकार वो नीति से शासन करता था। पृथ्वीराज चौहान भी न्याय प्रिय था। अजय राज, विग्रहराज और भी बहुत सारे, हम सारे पढ़ेंगे आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चौहान नाम से क्या मतलब निकलता है। हमने क्या क्या पढ़ा आज? तो हमने आज पढ़ा है कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या होता है, किसने कहा, किसने विरोध किया और किसने क्या क्या कथन दिए। इसके अलावा विदेशियों से उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम्स, क्रुक और स्मिथ के बारे में पढ़ा। सूर्यवंशी के बारे में पढ़ा, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख बोलता है, और चौहानों के नाम का अर्थ समझा। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दूसरी बार हमारे इस चैनल पर आना मत भूलेगा। यदि आप दूसरी बार इस चैनल पर आना चाहते हैं तो एक चीज कहता हूं, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक जरूर करना, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम ऐसी एक मजेदार धमाकेदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।